हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 9 बल एवं गति के नियम में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 8 तक सभी के व्याख्या, उसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं आपका 9th चैप्टर बल और गति के नियम, जिसकी आज हमारी पहली क्लास है। इसमें हम बल और उसके प्रकारों की बिल्कुल अच्छे से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सामान्य परिचय की। बात कर रहे हैं हम बल की परिभाषा कि बल क्या होता है, फिर एक सामान्य भाषा में हम बल को किस तरह परिभाषित कर सकते हैं। तो बल किसी भी कार्य को करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। यानी कि हम अगर कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हमें अपना शरीर से कुछ न कुछ बल वहां पर लगाना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु को खींचना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है, उसे धकेलना पड़ता है। और इसी खींचने को या धकेलने को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं तो या तो हम वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं। तो इसी खींचने और धकेलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। जैसे ये आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है कि धकेलने पर ट्रॉली लगाए गए बल की दिशा में क्या करती है, गति करती है। एक बालक है, ये ट्रॉली को लेके जा रहा है। तो जब ये ट्रॉली पर इस तरफ आगे की दिशा में बल लगाएगा तभी ये ट्रॉली आगे की तरफ चलेगी। ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक दराज है, तो इस दराज को खींचने के लिए जब इस दिशा में बल लगाया जाएगा तभी ये दराज क्या होगा, खुलेगा। ठीक उसी तरह एक बच्ची है जो हॉकी स्टिक से गेंद को क्या कर रही है, आगे की ओर मारने की कोशिश कर रही है। तो जब ये हॉकी से गेंद पर कुछ इस दिशा में बल लगाएगी तभी ये गेंद आगे की ओर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो या तो हम वस्तु को अपनी ओर खींच रहे हैं या उसे सामने की ओर धकेल रहे हैं। तो इसी खींचने या धकेलने को ही क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। कुछ और उदाहरण की बात करें तो जैसे आप अपने सब घर पर दरवाजे को खोलने के लिए या तो दरवाजे को अपनी ओर खींचते हो या उसे सामने की ओर क्या देते हो, धक्का देते हो। ठीक उसी तरह अलमारी के किसी भी दराज को खोलने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, और बंद करने के लिए उसे हम क्या देते हैं, धक्का देते हैं। तो यहां से हमने क्या सीखा कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम उसे या तो धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं। तो धक्का देने या खींचने की जो क्रिया है यही क्या कहलाती है, बल कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बल का प्रभाव, यानी कि इस धक्का देने या खींचने के कारण उस वस्तु में क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं वो हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहला जो प्रभाव है बल का, बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है। अगर कोई वस्तु एक जगह पड़ी हुई है और उस पर अगर आप बल लगाओगे तो वो कौन सी गतिशील अवस्था में आ सकती है। उदाहरण की बात करें तो एक फुटबॉल को जब पैर से धक्का या किक मारी जाती है तो वो क्या हो जाती है, गतिशील हो जाती है। जैसे फुटबॉल एक जगह पड़ी है और कोई खिलाड़ी आके उसको अपने पैरों से किक मार रहा है तो वो पहले स्थिर थी, लेकिन किक मारने के बाद वो कौन सी अवस्था में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। तो पहला बल का सबसे प्रमुख प्रभाव है कि बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है। ठीक, दूसरा, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर भी कर सकता है। स्थिर को गतिशील भी बना सकता है और गतिशील को स्थिर भी बना सकता है। उदाहरण आप सब जानते होंगे कि गाड़ी को रोकने के लिए जब आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी क्या हो जाती है, कुछ समय बाद अचानक ही रुक जाती है। तो ये क्यों रुक रही है, क्योंकि हमने उस पर बल लगाया है और उसी बल के कारण वो गतिशील अवस्था से किसमें आ गई है, विराम अवस्था में आ गई है। तीसरा प्रभाव क्या है, बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा क्या देता है, बदल देता है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है और उस पर किसी ने बल लगा दिया तो उसकी दिशा क्या कर सकती है, बदल सकती है। जैसे साइकिल के हैंडल पर जब आप साइकिल चला रहे हो और उसके हैंडल पर अगर आप कुछ भी बल अलग दिशा में लगा देते हो तो उस दिशा के अनुसार वो साइकिल क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार कार को घुमाने के लिए
हम कार के स्टीयरिंग पर बल लगाते हैं, तो कार के स्टीयरिंग को हम जिस दिशा में घुमाएंगे कार उसी दिशा में क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो बल के 3 प्रभाव है मुख्य रूप से। बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना सकता है, किसी गतिशील को स्थिर भी बना सकता है और किसी वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। चलिए इसके कुछ चित्र है, देखो पहला फुटबॉल का उदाहरण, दूसरा ये ब्रेक लगाने वाला उदाहरण, तीसरा साइकिल वाला उदाहरण। कुछ और अगले प्रभाव की बात करते हैं। तो बल किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में भी परिवर्तन कर देता है। क्या? किसी गतिशील वस्तु के वेग में भी परिवर्तन कर देता है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति साइकिल को बहुत ही कम स्पीड पर चला रहा था, आपने पीछे से जोर से धक्का दे दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब उस जो गतिशील वस्तु थी उस गतिशील वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। या फिर आपने पीछे की ओर धक्का लगा लिया या पीछे की ओर खींच लिया तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो बल की वजह से हम किसी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और वेग को घटा भी सकते हैं। जैसे त्वरित करने से किसी वाहन के वेग का मान क्या हो जाता है, बढ़ाया जा सकता है। जब उसके आप जोर से सामने की तरफ धक्का दोगे तो क्या होगा, उसका वेग बढ़ जाएगा। वही आप अगर ब्रेक लगाओगे तो उसके वेग को क्या किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। यानी बल लगा के किसी वस्तु के वेग को आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। अगला प्रभाव है बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में भी परिवर्तन कर देता है। बल लगा के आप किसी वस्तु की आकृति या आकार को भी परिवर्तित कर सकते हो। जैसे आप सब जानते होंगे कि हथौड़ा को मारने से किसी भी पत्थर के क्या हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो उसकी आकृति या आकार में क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो ये बल के मुख्य 5 प्रभाव है। ये पांचों प्रभाव को अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पर उदाहरण वही दिया हुआ है कि हथौड़े से पत्थर पर वार किया जा रहा है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। दूसरा उदाहरण वही है कि हम बल लगा के किसी की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये बल के प्रभाव थे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला है निष्कर्ष। अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा उससे निष्कर्ष क्या निकला, तो उससे यही निष्कर्ष निकला है कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन हो या आकार परिवर्तन हो तो या तो उसे धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है। मतलब हमें किसी वस्तु की या तो स्थिति में परिवर्तन करना है या उसके आकार में परिवर्तन करना है, तो हम उसके साथ 2 चीजें करते हैं, या तो उसे धक्का देते हैं या फिर उसे अपनी ओर खींचते हैं। यानी कि क्या लगाया जाता है, बल लगाया जाता है। और इसी बल के परिणाम स्वरूप या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है या फिर उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन होता है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है बल एक भाववाचक संख्या है। बल कोई ऐसी देखने वाली चीज नहीं है कि जिसको हम देख सकते हैं। बल क्या है, एक भाववाचक है। बल को देखा, सूंघा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक, जैसा आपको चित्र भी दिख रहा है, एक व्यक्ति बक्से को क्या कर रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है, तभी ये बक्सा क्या होगा, आगे की ओर बढ़ेगा। कब, जब इस बक्से के द्वारा इस दिशा में बल लगाया जाएगा और इस व्यक्ति के द्वारा इस दिशा में लगाया जा रहा है। तो जब व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल का मान इस बक्से द्वारा लगाए गए घर्षण बल की तुलना में ज्यादा होगा तो बक्सा फिर सामने की ओर क्या करेगा, गति करेगा। तो मतलब हमने क्या अभी तक पढ़ा कि बल लगाकर हम किसी वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन कर सकते हैं और उसकी आकृति या आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल के लिए आवश्यक घटक, यानी बल कहीं पर अगर कार्य कर रहा है तो उसके लिए जरूरी चीजें क्या है, कि बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो अगर कहीं पर बल कार्य कर रहा है या हम कह ले कि बल के लिए आवश्यक जो घटक है वो कितने घटक है, 3। कितने घटक है, 3। पहले 2 घटक है 2 वस्तुएं। कितनी वस्तुएं, 2। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति बक्से को धक्का दे रहा है तो एक वस्तु ये व्यक्ति है, दूसरा क्या है, ये बक्सा है। ठीक, दूसरा दोनों वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब इस व्यक्ति और बक्से के बीच में आपस में संपर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति और इसके बीच में आपस में संपर्क नहीं हो रहा है और ये कहीं दूर खड़े खड़े ही इस पर बल लगा दे। किसी न किसी रूप से इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, तभी बल उचित तरीके से कार्य कर पाएगा। तो बल के लिए 3 घटक जरूरी है।
दो तो वस्तुएं और तीसरा उनके बीच में संपर्क। अगर ये तीनों स्थिति है तो ऐसी स्थिति में ही बल उत्पन्न होगा और वहां पर बल कार्य करेगा। अगर इनमें से अगर एक भी अनुपस्थित हो गया तो ऐसी स्थिति में वहां पर बल कार्य नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि बल के लिए आवश्यक घटक कितने हैं तो 3 हैं, 2 वस्तुएं और तीसरा उन दोनों वस्तुओं के बीच में संपर्क या अन्योन्य क्रिया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बल के प्रकार। तो बल को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2। कौन कौन से? एक संतुलित बल और एक असंतुलित, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। जैसा आपको 2 चित्र भी दिख रहे हैं, मैं आपको इससे ही बिल्कुल आराम से समझा देता हूं। संतुलित बल का मतलब है जैसे एक रस्सी को यहां पर 2 व्यक्ति खींच रहे हैं और यहां पर समझ लीजिए क्या बंधा हुआ है, रिबन। ठीक, दोनों व्यक्ति एक जैसे हट्टे कट्टे हैं और बिल्कुल कैसा बल लगा रहे हैं? समान बल लगा रहे हैं। ये इसको इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और ये व्यक्ति इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये दोनों समान रूप से बल लगा रहे हैं तो इस रिबन की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बीचों बीच वाले हिस्से में रहेगा। तो जब दोनों तरफ लगने वाले बल की मात्रा समान होती है और वस्तु की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता तो ऐसे बल को क्या कहते हैं? संतुलित। क्या कहते हैं? संतुलित। दूसरा उदाहरण असंतुलित। नाम से पता चल रहा है असंतुलित। समझ लीजिए यहां से इस पर लगने वाला बल कितना है? 3 न्यूटन। कितना है? 3 न्यूटन। यानी इस तरफ से कोई व्यक्ति है वो हट्टा कट्टा है और मजबूत बल लगा रहा है, और समझ लीजिए इस तरफ से जो व्यक्ति बल लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? 2 न्यूटन। वो थोड़ा कम हट्टा कट्टा है और कम ताकतवर है। तो निश्चित रूप से जो ज्यादा बल लगाएगा उसके द्वारा वस्तु कम बल वाले की दिशा में गति करेगी। जैसे यहां पर ज्यादा बल लग रहा है इस दिशा में, तो वस्तु किस तरफ गति करेगी? इस दिशा में। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लगने वाला बल क्या है? कम है, दोनों बराबर नहीं है। तो जब एक वस्तु पर लगने वाले दोनों बल, ठीक है, या विपरीत दिशा से लगने वाले दोनों बलों का मान समान नहीं होता है, असमान होता है, अलग अलग होता है, तो वस्तु सदैव उस दिशा में गति करती है जिस दिशा में बल ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार के बल को हम क्या कहते हैं? असंतुलित। मतलब दोनों तरफ से लगने वाला बल समान नहीं है। चलिए इसी के आगे हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कुछ और उदाहरण दिया हुआ है संतुलित और असंतुलित बल का उदाहरण। जैसा पहले चित्र में एक बालक और एक महिला एक बक्से पर बल लगा रहे हैं, तो ये दोनों इस दिशा में बल लगा रहे हैं और बक्सा किस दिशा में बल लगाएगा? इस दिशा में, क्योंकि ये भी पृथ्वी की सतह से या कहीं से जुड़ा होगा। और कौन सा बल लगाएगा? घर्षण बल। तो ये दोनों इस पर बल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बक्सा गतिशील अवस्था में कब आएगा? जब तक इन दोनों के द्वारा लगने वाला बल इसके घर्षण बल से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जब इनके द्वारा लगने वाला जो बल है वो इस बक्से के द्वारा जो घर्षण बल लग रहा है उस घर्षण बल से अधिक हो जाएगा, ऐसी स्थिति में बक्सा इस दिशा में क्या करेगा? आगे की ओर गति करना प्रारंभ करेगा। ठीक, तो जब तक बल संतुलित होगा, मतलब इन व्यक्तियों के द्वारा लगने वाला बल और इस बक्से के द्वारा लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर होंगे, तब तक कोई गति नहीं होगी। ठीक, जब तक संतुलित बल की स्थिति होगी तब तक कोई गति नहीं होगी। लेकिन जब असंतुलित बल की स्थिति उत्पन्न होगी कि जब इन व्यक्तियों के द्वारा लगने वाला बल इस बक्से के द्वारा लगने वाले घर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये बक्सा आगे की ओर क्या करना शुरू करेगा? गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं संतुलित बल की बहुत ही विस्तार के साथ। तो वह बल संतुलित बल कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? निष्प्रभावी करते हैं, और उनका परिणामी या नेट बल कितना होता है? शून्य होता है। जैसे अभी हमने चर्चा की कि ये रस्सी है, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है और एक व्यक्ति ये वाला समझ लीजिए इधर खींच रहा है और ये वाला इधर, और इधर क्या लगा हुआ है? रिबन। ठीक, तो इस रिबन की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक इन दोनों के द्वारा समान बल लगाया जा रहा है। समझ लीजिए ये भी 50 न्यूटन बल लगा रहा है और ये भी 50 न्यूटन, तो दोनों के द्वारा लगने वाला बल कितना है? समान बल है। तो जो परिणामी बल जो इस रस्सी पर लग रहा है वो कितना है? शून्य है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निष्प्रभावी यानी समाप्त कर देंगे।
क्योंकि एक इस दिशा में लग रहा है और एक दिशा में, दोनों बल समान है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे और वस्तु की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे बल को ही क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। जब वस्तु की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, दोनों दिशाओं में लगने वाले बल का मान कैसा होता है, एक समान होता है। उदाहरण की बात करें तो रस्सा कसी के खेल में, किसके खेल में, ये देखो रस्सा कसी का खेल हो रहा है, दो टीम रस्से को बराबर बल से क्या करती है, खींचती है। ये भी 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ये भी 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, दोनों क्या लगा रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रस्सी पर लगने वाला परिणामी बल होगा वो कितना होगा, शून्य होगा, 0 होगा, और दोनों ही टीमें अपने अपने स्थान पर क्या होगी, बनी रहेगी। इस रिबन की जो स्थिति है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस दिशा में, इस जो दशा है, इस स्थिति में रस्से पर लगने वाला जो बल है वो बल ही क्या कहलाता है, संतुलित बल कहलाता है, क्योंकि दोनों पक्षों के द्वारा समान बल लगाया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में कभी भी परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि दोनों दिशाओं में समान बल लग रहा है तो वस्तु की स्थिति में कभी भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अभी हमने पिछला उदाहरण देखा रिबन वाला, तो उसमें रिबन की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक दोनों के द्वारा समान बल लगाया जा रहा है, क्योंकि संतुलित बल में उस रस्सी पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा, शून्य होगा। तो ऐसी स्थिति में उस पर कोई प्रभाव देखने को हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यह बल समान परिमाण का होता है, परंतु कौन सी दिशाओं में होता है, विपरीत दिशाओं में होता है। इस कारण दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अगला, संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ये गुब्बारा है, तो फूले हुए गुब्बारों पर अगर दोनों दिशाओं से बल लगे तो गुब्बारों की आकृति और आकार दोनों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे इस दिशा से भी आप बल लगा रहे हो और इस दिशा से भी, समझ लीजिए इधर से भी 2 न्यूटन लगा रहे हो, इधर से भी 2 न्यूटन, लेकिन फिर भी इसकी आकार या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो आपको यह हमेशा याद रखना है कि संतुलित बल से किसी भी वस्तु की अवस्था में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हो सकता है। यही 2 विशेषता है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असंतुलित बल की। तो जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता, यदि कोई वस्तु पर एक से अधिक बल क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और जो वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल है वो अगर शून्य नहीं है, 0 नहीं है, तो उस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, जैसा असंतुलित बल के कुछ प्रभाव की बात करते हैं कि असंतुलित बल से क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। तो पहले मैं आपको इस उदाहरण को समझा देता हूं। जैसे एक व्यक्ति है, इस बक्से पर बल लगा रहा है इस दिशा में, और बक्सा किस दिशा में बल लगा रहा होगा, इस दिशा में। तो यह बक्सा तब गति करेगा जब इस व्यक्ति के द्वारा लगने वाला बल इस बक्से के द्वारा लगने वाले बल की तुलना में कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ लीजिए व्यक्ति 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और बक्सा कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन का। ठीक है, तभी यह बक्सा क्या होगा, आगे की दिशा में बढ़ेगा, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा लगने वाले बल का मान इस बक्से के द्वारा लगने वाले घर्षण बल की तुलना में ज्यादा होना चाहिए। तभी ये दोनों के बीच में असंतुलन की स्थिति होगी और वस्तु ज्यादा बल वाले दिशा में क्या करेगी, गति करना शुरू कर देगी। अब हम बात कर रहे हैं असंतुलित बल के कुछ प्रभाव कि असंतुलित बल से हमें क्या क्या वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है, किसी भी ये स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि बल किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। जैसा हमने फुटबॉल का उदाहरण देखा था कि फुटबॉल अगर एक जगह पर पड़ी हुई है और कोई खिलाड़ी अगर पैर से उसे किक मार रहा है, उस पर बल लगा रहा है, तो फुटबॉल गतिशील अवस्था में आ जाएगी। दूसरा, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। जैसे कोई व्यक्ति धीरे से साइकिल चला रहा था, आपने पीछे से उसे धक्का दिया तो उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह आप कार चला रहे थे और अचानक से आपने जो स्पीड का आपके सिस्टम होता है उस पर अगर आपने पैर रख दिया, ठीक है, एक्सीलरोमीटर पर, तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, किसी गतिशील वस्तु के वेग को कम भी क्या किया जा सकता है।
अगर आप गाड़ी को चला रहे हो और आपने अचानक से ब्रेक दबा दिए तो ब्रेक लगने की दिशा में उसके इंजन की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, यानी उसके इंजन के द्वारा लगने वाला बल कम हो जाएगा और वस्तु की गाड़ी क्या हो जाएगी, गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। फिर ये किसी भी गतिशील वस्तु को बिल्कुल स्थिर भी बना देता है। ये जो सीधी बात है वही ब्रेक वाली बात है कि अगर आपने पूरे ब्रेक दबा दिए तो बिल्कुल से गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। फिर किसी भी वस्तु के आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। वही हथौड़े से पत्थर पर मारने पर पत्थर टूट जाता है, पत्थर क्या जाता है, टूट जाता है, मतलब उसकी आकृति और आकार में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये सारी ही स्थिति किसके द्वारा संभव है, असंतुलित बल के द्वारा ही संभव है। संतुलित बल की स्थिति में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता, केवल एक इसके अलावा केवल ये स्थिति संतुलित बल के साथ होती है, बाकी स्थिति कोई भी संतुलित बल के साथ नहीं होती। ये सारी स्थिति हमें असंतुलित बल के साथ देखने को ही मिलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके उदाहरण की चर्चा फिर से कर लेते हैं कि फर्श या जमीन पर रखे एक लकड़ी के बक्से को कुछ लोग क्या करते हैं, धकेल रहे हैं या फिर खिसकाने के लिए उस पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कितने बल लगेंगे, 2 बल। एक बल जो लोग या व्यक्ति उसे खिसकाने के लिए लगा रहे हैं, दूसरा बल उस फर्श या बक्से के बीच देखने को मिलेगा जो बक्से को खिसकाने के लिए विपरीत दिशा में लग रहा है। देखो व्यक्ति इस तरफ बल लगा रहा है तो बक्सा भी अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध, यानी बक्से और इस फर्श के बीच में कौन सा बल लगेगा, घर्षण बल। ठीक, तो किसी भी वस्तु पर असंतुलित बल लगाने की स्थिति में वस्तु उस तरफ गतिमान हो जाती है जिस दिशा में बल अधिक है। अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो वो उस दिशा में गति करेगी जिस दिशा में बल ज्यादा होगा। जैसे इस व्यक्ति के द्वारा लगने वाला बल अगर इस दिशा में अधिक है तो बक्सा इस तरफ क्या करेगा, गति करेगा, और यदि व्यक्ति के द्वारा लगने वाला बल कम है तो बक्सा किस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में नीचे की ओर गति करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने बल के बारे में चर्चा की और उसके बाद हमने बल के प्रकारों के बारे में अच्छे से चर्चा की है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।